नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत से रिलेटेड मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। हिमालय से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन है। बाकी मैं बता दूं कि जो कल की वीडियो होगी वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर लेकर के आऊँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसमें संकलन होने वाला है। बाकी मैं बता दूं कि जिस तरीके से श्रृंखला चल रही आप लोग देखते रहिए और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन भी किया जा रहा है। बाकी आने वाले समय जैसे मैंने बताया ना कि इंडियन ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर के आएंगे, तो आगे आने वाले समय में जब हम देखेंगे तो हम उद्योग के ऊपर, खनिज के ऊपर इस तरीके से वीडियो, बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह इन सब के ऊपर लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं आज का टेस्ट। लेकिन मैं बता दूं, कल मैंने टेस्ट में एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा गलत हो बता दिया था मैंने, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कल के टेस्ट में 16 था, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध, तो इसके मैंने गलती से यमुना बता दिया था, जबकि वो चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो था वो बी सही हो जाता, चंबल। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 से आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है खास। तो आज के टेस्ट में देखते हैं। बाकी बता दूं, सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो आप हमें लाइव चैट में उत्तर दीजिए, बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अंत में कुल कितने बताए जरूर बताइएगा कि कुल कितने सही हुए। उससे एक आइडिया लगता है कि लोगों के कितने सही हो रहे हैं। मान लीजिए जब ज़्यादा सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि टेस्ट का लेवल जो था आसान था, उसको थोड़ा टफ किया जाए। जब कम सही होंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, लोगों को भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। टेस्ट का उद्देश्य यही है कि आपको नए क्वेश्चन मिलें। बाकी मॉडरेट बनाया जा रहा, बहुत टफ बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि एकदम से बहुत टफ बना दिया जाए और कोई कुछ कर ही ना पाए। और एग्जाम में भी उस तरीके से प्रश्न आते नहीं, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है लगभग वही प्रश्न लेकर के आए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हिमालय की समानांतर वलय श्रेणियों में निम्न में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी है? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो प्राचीनतम श्रेणी जो है वो ए वृहद हिमालय श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ए सही हो जाएगा, जो ग्रेट हिमालय बोलते हैं। क्योंकि धौलाधार, कुमायूं, पीर पंजाल, ये तो सब बात की हैं, लेकिन सबसे कह सकते हैं जो सबसे पुरानी श्रेणी में आएगी वो वृहद हिमालय श्रेणी है। क्योंकि अब जाने ट्रांस है, ट्रांस के बाद वृहद है, फिर मध्य है, क्योंकि ये सब मध्य या लघु हिमालय सब उसी के हिस्से हैं। धौलाधार, कुमायूं, पीर पंजाल लगभग सब उधर ही आ जाएगा, फिर शिवालिक वगैरह आ जाएगा। तो वृहद सबसे पुराना। क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही है, वृहद हिमालय श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? तो जब बात की जाएगी ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा जो है वो जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी जो है वो देखेंगे तो वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। बाकी सभी नहीं है। और बता दें, ट्रांस हिमालय में देखेंगे तो कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, तो लद्दाख हो गई और जास्कर हो गई, ये सब श्रेणियाँ जो हैं वो उसी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है? तो प्रादेशिक हिमालय में हम जब बताएंगे तब उसमें आपको देखने को मिलेगा। नंदा देवी चोटी किसका हिस्सा है? तो नंदा देवी जो है वो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि मैं बता दूं कि अब जब सिंधु से लेकर के सतलज तक का एरिया देखेंगे तब देखने को मिलेगा वो पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से लेकर के काली सिंध तक के बीच में देखेंगे तो वो दिखेगा कुमायूं हिमालय। और उत्तराखंड जो है वो इन्हीं दो नदियों के बीच में दिखेगा। तो ये प्रादेशिक हिमालय के विभाजन मैंने बताया था। तो नंदा देवी उत्तराखंड में ही है, तो उत्तराखंड के एरिया में तो ये कुमायूं हिमालय का हिस्सा आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में शीत मरुस्थल को इंगित करेगा?
जब बात की जाएगी शीत मरुस्थल की, तो शीत मरुस्थल में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कराकोरम, मतलब जो कराकोरम का दर्रा है, मतलब आप जम्मू कश्मीर में लद्दाख के आसपास का जब देखेंगे तो उत्तर पूर्वी एरिया हो जाएगा। कराकोरम का उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है वो शीत मरुस्थल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है, बताइए। तो कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी हो जाएगी, तो आप अवध के क्षेत्र में, मतलब फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में जब देखेंगे तराई की बेल्ट में, तो आपको वहाँ पे नदी दिखती है, वो दिखेगी कौन सी, सरयू नदी, जिसको घाघरा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। अवध का क्षेत्र आप जान ही रहे, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पे घाघरा ही बहती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, नाथुला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन कबरू श्रेणी, डोगेक्या श्रेणी, जोपुनो श्रेणी, तालुंग श्रेणी, बताइए। हो सकता है आपको ये नहीं ही पता होगा, गेस कीजिए कोई, आप अगर जो आपको इसको गेस करना होता तो आप किसको गेस करते, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। डोगेक्या श्रेणी में ये स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। ये आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आसान, सभी अगर जो आसान प्रश्न दे देंगे तो फिर टेस्ट का मैंने पहले ही बताया कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ प्रश्न ऐसे होने जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, करेबा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, करेबा घाटी। तो करेबा घाटी कश्मीर की ही है। कश्मीर में जब हम देखेंगे तो ये बारामूला के पास के क्षेत्र में पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। और जानी सेब भी होता है कश्मीर में, तो सेब की कृषि के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, कोल शब्द संबंधित है, बताइए। कोल शब्द जो है वो ग्लेशियरों से संबंधित है। तो आप कहेंगे ग्लेशियर से कैसे संबंधित है, कोल का मतलब क्या है। दरअसल मैं बता दूं कि जैसे दो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच का जो हिस्सा होता है, दो पर्वत जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह पिघल जाते हैं, तो वो जो ढलान होती है, कुर्सीनुमा जो आकृति कह सकते हैं, जो बीच का हिस्सा होता है, इस तरीके से कुछ दिखेगा, इस तरीके से नहीं होता है, यू शेप में। तो जो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल। और कोल का मतलब कुछ और नहीं, दरअसल कोल का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं दर्रा ही है। दर्रे को ही कोल बोलते हैं। तो दर्रा जब आप देखेंगे तो ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, जब वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है दर्रों, वहाँ पे ग्लेशियरों के आसपास, तो वहाँ पे एक रास्ता सा बन जाता है जिसके आर पार आया जाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं कोल। कोल बोलिए या चाहे दर्रा बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही, सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में ही है। फिर देखिए बहुत अच्छा सा प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में स्थित चोलामू या चुल्हामू झील किस नदी का उद्गम स्थल भी है। आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, ये चोलामू झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। अब आप बताइए, उत्तर दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही हो जाएगा, तिस्ता नदी ही सिक्किम के क्षेत्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला दिया गया, पर्वतों पर स्थायी हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिमरेखा अक्षांश, उच्चावच एवं आर्द्रता से परे है। तो आपको कूट के आधार पर उत्तर देना है, कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। ये कहीं आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे कि इस तरह के, देख लीजिए आपको काम बन जाएगा। इसमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, पहला दिखा हुआ है, पर्वतों पर स्थायी हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। मतलब कि आप ऐसी ऊंचाई पर चले जाइए चाहे जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जहाँ से मिलना शुरू हो जाए, वर्ष भर बर्फ मिल जाए, तो उसको हिमरेखा कहते हैं। और दूसरा मतलब कि पहला जो है वो सही है। दूसरा है, हिमरेखा अक्षांश, उच्चावच एवं आर्द्रता से परे है, तो गलत है, क्योंकि मैंने बताया कि हिमरेखा जहाँ पर परमानेंट बर्फ़ मिले, तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया में जाएंगे तो वो नीचे मिलेगी। लेकिन अभी जैसे आप इधर पूर्वांचल हिमालय के साइड में चले जाइए तो वहाँ पर थोड़ा और ऊपर मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखेंगे तो अक्षांश का विस्तार भी इसमें मायने रखता है। अक्षांश भी हम देखेंगे, अक्षांश देशांतर वगैरह। अक्षांश देखना पड़ेगा कि हमें किस अक्षांश पर, अगर जो उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो हिमरेखा बिल्कुल वहीं पर, बिल्कुल ज़मीन पे समुद्र तल की ऊंचाई से हो सकता है 10 मीटर पे दिख जाए, और वहीं विषुवत रेखा पर हो सकता है वो कितनी ऊंचाई पर हो सकता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर दिखती हो। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से इनके ऊपर, हिमरेखा के ऊपर अक्षांश, उच्चावच, आर्द्रता का भी असर पड़ता है, परे नहीं है उनसे, उनका प्रभाव इस पर पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। लेकिन पूछा है कौन सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सीधी बात है कि दूसरा वाला सही नहीं है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, दूसरा वाला, क्योंकि वो सही नहीं है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की जब हम बात करेंगे, लुसाई पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? लुसाई पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में? आपको हिंट दे दे रहा हूं, इनको मीजो हिल्स भी बोलते हैं, लुसाई को मीजो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही है, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए, यांग्याप दर्रा। तो यांग्याप दर्रे की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यांग्याप दर्रा। इसी के पास से होते हुए कौन सी नदी प्रवेश करती है? इसी से पास से होते हुए आप लोग बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? आप चाहें तो इसमें से समतल शब्द हटा दीजिए, ऐसे पढ़िए इसको। सारे फैले मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जब बात करेंगे 15 का, तो उप हिमालय मतलब शिवालिक के आसपास के क्षेत्र में जो उसके जब देखेंगे तो उसके सहारे कौन से मैदान यहाँ पर डेवलप हुए हैं, तो आपको दिखेगा भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश जो है वो उसके समानांतर लगभग फैला हुआ है, और कह सकते हैं कि इसको मैं समतल शब्द यहाँ से इसलिए मैंने हटा दिया क्योंकि वहाँ पर पत्थर वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, पत्थर वगैरह जिनमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए इसको भांवर प्रदेश कहते हैं। इसलिए मैं इसको समतल शब्द हटा देंगे तो भांवर प्रदेश सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के और तो बिल्कुल भी नहीं सही, भांवर ही सही हो सकता है, खादर पैरेलली नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 की बात करते हैं। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है, 9 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम से पूर्व हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? पश्चिम से पूर्व बताइए कितनी है। ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, कभी कदार एकदम से फैक्ट बिल्कुल दे देगा कि अब करिए इसको, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़े रहिए इसके बारे में। बताइए। 17 का डी सही, 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, हिस्पर हिमनद संबंधित है। हिस्पर कहाँ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का ए सही है, कराकोरम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, हिमालय की किस घाटी में सिपकिला दर्रा स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है वो हम जब देखेंगे तो वो सतलज घाटी, क्योंकि आप जान रहे हैं सतलज नदी किससे होते हुए, सिपकिला दर्रे से होते हुए ही भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रा जो है वो सतलज घाटी में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही हो जाएगा, कम। तो देखिए इसमें लेकर कह रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नीचे में ही जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे दिख जाएंगे, जबकि पश्चिमी हिमालय में ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय आप जान ही रहे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलती है पूर्वी हिमालय में। जब इससे पहले मैंने बताया था कि जब आप हिमालय में भी आप जब बता रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि वो, क्योंकि पूर्वी हिमालय अक्षांश देशांतर, अक्षांश वगैरह, देशांतर मत लीजिए, अक्षांश वगैरह है, और वहाँ की उच्चावच वगैरह हैं, और मौसम पे भी डिपेंड करता है। जिस तरीके से वहाँ पर जब आप देखेंगे तो बर्फ़ की जो मैंने अभी लाइन बताई थी हिम रेखा, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो ट्री लाइन जो है वो नीचे दिखेगी। कहाँ पर वो दिखती है, किस साइड में? पूर्वी हिमालय की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बताइए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है। तो वर्तमान में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, 8,848.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, किस पर्वत को उच्च एशिया के मरुदंड की उपमा दी जाती है? मेरुदंड की उपमा दी जाती है, मरुदंड या मेरुदंड कीजिए, तो मेरुदंड की उपमा दी जाती है किसको? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिए। 22 का बी सही है, कराकोरम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, टर्न मर्ग घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो टर्नमर्ग घास, क्योंकि जानिए मर्ग जो है जितने सब कश्मीर में ही हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नमर्ग। 22 का सी सही है, कश्मीर। 24 की तरफ आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? असम हिमालय का विस्तार तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। दूसरा है, यह श्रेणी नेपाल हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर दीजिए।
आप लोग ये भी बताइए, क्या टेस्ट लैपटॉप की स्क्रीन पे बताना ज़्यादा सही रहता है या इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह सही रहता है? तो आप लोग मुझे बताइए कि लैपटॉप की स्क्रीन पे बताना ज़्यादा सही रहेगा या इस तरीके से जो चल रहा है इस तरीके से बताया जाए। तो आप लोग बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस तरीके से टेस्ट ज़्यादा सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर जब बात करेंगे 24 की, तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक है, सही है। दूसरा है, यह श्रेणी हिमालय नेपाल हिमालय से की अपेक्षा अधिक ऊंची, मतलब असम हिमालय, गलत है, क्योंकि नेपाल हिमालय ही सबसे ऊंची, क्योंकि इसी में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जितनी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं वो सब इसी में दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, आइए देखते हैं। अन्नपूर्णा तथा मकालू श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। अन्नपूर्णा तथा मकालू श्रेणियाँ जो हैं वो नेपाल हिमालय का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा। आज का टेस्ट यहीं पर ख़त्म हुआ। जो कल का टेस्ट जब हम बात करेंगे वो हम लेकर के आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम नदियाँ, झीलें, झरना ये सब हम आगे लेकर के आएंगे, महाद्वीप वगैरह लेकर के आएंगे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बाकी एक वीडियो में बता दूं कि एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन लेकर के हम जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। उसके ऊपर काम चल रहा है, बाकी वो वीडियो जल्द ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। कंबाइन करके जो टेस्ट हो रहे हैं उन्हीं का कंबाइन करके एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अंत में हमें आप ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। इससे एक अंदाज़ा लगता है कि टेस्ट किस दिशा में जा रहा है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग बताते हैं कि किसी के 20 सही हैं, किसी के 18 सही हैं, किसी के 22 सही हैं, किसी के 23 भी सही हैं। तो अच्छी बात है, जितने अच्छे हो जाए उतनी अच्छी बात है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं उनको नोट जरूर कीजिए। घबराने की ज़रूरत है नहीं, उनको नोट कर लेंगे तो अभी अगर जो गलत हो जा रहा है तो सही है, एग्ज़ाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी देख रहे हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह सब टल चुके हैं काफ़ी, इधर 1-2-3 महीने का तो आपको गैप मिलने ही मिलने वाला है सभी एग्ज़ाम को लेकर के। जो भी एग्ज़ाम आने वाले होंगे, तो मुझे लगता नहीं कि जुलाई के पहले कोई एग्ज़ाम होगा, जुलाई के बाद ही होंगे। तो इस वजह से क्या होगा, उस टाइम ड्यूरेशन को, इसको जो ये टाइम चल रहा है इसको अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश कीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले समय में जब एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराए जाएँ तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो क्योंकि ये वैसे आप जान ही नहीं, जो फॉर्म भरते हैं ज़्यादा समय मिलता नहीं पढ़ाई करने का, तो इस वजह से ज़रूरी है कि जो टाइम ड्यूरेशन मिली है इसको सकारात्मक तरीके से लेकर के चलिए और इसमें और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने आप को निखारिए। धन्यवाद। बता जरूर दीजिएगा कि कुल कितने सही हुए।